हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ही होंगे। अब आपको पता है कि नवंबर आ चुका है, तो आप नॉर्मली अपने अकाउंट्स का टॉपिक्स या जितनी भी बुक्स थी या तो ख़त्म करने वाले होंगे या ख़त्म हो चुकी होंगी। तो अब आपको रिवीजन का टाइम आ चुका है आपके लिए। तो अब आप रिवीजन करना चालू करेंगे, जिससे आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार अगर आपने कर लिया तो आपको कुछ भी आएगा। आपको आ सकता है, मगर जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो रिवीजन एक नेसेसिटी है सभी बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। पार्टनरशिप का चैप्टर जो है फर्स्ट वाला आपका, पार्टनरशिप का चैप्टर 1। वैसे यहाँ चैप्टर 2 लिखा है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका एनपीओ का होता है और यहाँ पर चैप्टर 2 है, मगर वो पार्टनरशिप के लिए फर्स्ट चैप्टर ही कहलाएगा। तो फंडामेंटल्स का चैप्टर है। फंडामेंटल्स के चैप्टर में ब्रॉडली हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर क्या क्लॉज लिखी होती हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कौन कौन से प्रोविजन लग जाते हैं, क्या पार्टनरशिप डीड की जगह पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा, और एक्ट है तो क्या लागू होगा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस लिखे गए हैं। तो वो सारी बातें आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये सारी बातें एक बार आप कर चुके हैं, मगर आपके दिमाग में रुक जाएं और आपके मार्क्स प्रॉपर आए, इसलिए इसका रिवीजन करना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर फर्म को पार्टनर लोन देता है या फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उसके इंटरेस्ट का, उस बारे में भी हम बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को ही हम बेसिकली एप्रोप्रिएशन के थ्रू बांटते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो किस तरह से बनेगा, उसका क्या फॉर्मेट है, उसके बारे में आप यहाँ समझेंगे। और बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से देखना पड़ता है कि उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। क्योंकि सबसे पहले एक और चीज़ आएगी आपके लिए, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आप दो अकाउंट रखते हैं, करंट और कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट रखते हैं, कैपिटल अकाउंट। सैलरी या कमीशन किस तरह से दी जाएगी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना चार्ज किया जाएगा या कैसे चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कितनी चार्ज की जाएगी और कैसे की जाएगी, किस अकाउंट के थ्रू की जाएगी, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जुड़ा हुआ सवाल एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है, काफी बड़ा क्वेश्चन इसका बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इस टॉपिक को आप 2 बार रिपीट करेंगे जिससे इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में लास्ट में ये टॉपिक है। तो बस अब हम शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। थोड़े से छोटे नोट्स ही बना रखे हैं, आप इसको समझ लेंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें से थ्योरी बहुत बड़ी बेसिकली नहीं आती कि भाई आपको कोई पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछेगा या कुछ इसकी डिटेलिंग की जाएगी। तो बस आपको समझना है, क्योंकि 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको बेसिक चीज़ों से समझ में आएंगे। तो पार्टनरशिप बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको पार्टनरशिप के को गवर्न करने के लिए 1932 के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बनाया था वो आज भी इंप्लीमेंट किया जाता है उस पर, और उसी के बेसिस पर पार्टनरशिप के जितने भी नियम बने हुए हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, इस एक्ट में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या चीज होती है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग उसमें होने चाहिए, 2 और मोर पर्संस। प्रॉफिट शेयरिंग जरूर होनी चाहिए, कि अगर आप कोई सोशल कॉज कर रहे हैं और उसके अंदर आपने 2 या 3 या 4 या 10 लोगों ने मिलकर कोई काम किया, तो दिस इज नॉट ए पार्टनरशिप। उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग के लिए नहीं की गई है। पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो बीच में एक रिलेशनशिप होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है जो 2 लोगों के रिलेशनशिप को जोड़ेगा, वो पार्टनरशिप डीड होना
जरूरी नहीं है, यानी कि इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। रिटर्न में होना जरूरी नहीं है, वर्बली भी बहुत सारे लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, खासकर जो लोग आपस में पुराने दोस्त होते हैं वो वर्बली ही पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप का एक डॉक्यूमेंट जो डीड के रूप में होता है उसका रिटर्न में होना कंपलसरी नहीं है। और जो पार्टनरशिप होगी एक लॉफुल बिजनेस के लिए ही मानी जाएगी। अगर कोई सट्टा खेलता है, कोई जुआ खेलता है, कोई स्मगलिंग करता है, अगर उसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करते हैं तो एक लॉफुल बिजनेस नहीं होने के कारण ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस को या तो सारे लोग मिलकर जो भी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप कर रखे हैं, या तो वो सारे लोग मिलेंगे, या फिर उनमें से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर लिया जाएगा और उसके बेसिस पर उसको पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व करके पार्टनरशिप चलाने के लिए परमिशन दे दी जाएगी। यानी कि पार्टनरशिप को चलाने के लिए या तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे, या उसमें से कोई एक या कुछ दो या तीन लोग मिलकर पार्टनरशिप के बिजनेस को रन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी पार्टनरशिप को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डीड क्या होती है, उसमें क्या क्या लिखा होता है? डीड में बहुत सारी चीजें लिखी हो सकती हैं। नॉर्मली आपके पास पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स का नेम, फर्म का नेम, पार्टनर्स फर्म की एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ये इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, बाकी जो भी क्लॉज या जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी पार्टनर्स के बीच में उसके बारे में डिटेलिंग लिखी जाती है। बेसिकली फर्म का क्या काम है, फर्म का क्या नाम है, फर्म की लोकेशन क्या है, तो ये सारी बातें उसमें हो सकती हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये बातें हमने यहां पर हमने पढ़नी है। यानी कि जैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप जिसके अंदर नेम, एड्रेस, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, remuneration to partners, valuation of goodwill, valuation of assets, settlement of accounts, accounting period, lot of these things। मतलब इसमें से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स किस तरह से किए जाएंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो दो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जैसे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको देखकर इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। मतलब पार्टनरशिप डीड में सारी बातें लिखी जा सकती हैं। तो स्पेसिफिक चीज नहीं है। अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर ये स्पेशली ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए सारे पार्टनर्स के द्वारा इसको साइन किया जाएगा। यानी कि इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड हैज क्लॉज ऑन द फॉलोइंग। ये सारे क्लॉज उसके अंदर लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर वो भी जोड़ दिया जाता है। डॉक्यूमेंट होने से फायदा ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि सब चीजें रिटर्न में लिखी हुई हैं। तो इट इज प्रिफरेबली कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स पार्टनरशिप डीड का जरूर बनाएं, जिससे आपस में जो डिस्प्यूट्स है उसका सोल्यूशन आसानी से किया जा सके। तो ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हो सकती हैं। एक एक चीज नहीं पूछी जाएगी पेपर में। तो ये जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इवन बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि इसमें यही चीजें लिखी जाएंगी। तो जितनी भी चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होती हैं उसको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। स्पेसिफिकली पार्टनर्स की डिटेल्स, पार्टनर फर्म की डिटेल्स, और बिजनेस क्या है, कब से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, बीच में प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, ये सारी बातें तो होना लाजमी है। मतलब सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी ही जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई है। इंपॉर्टेंस क्या है डीड बनाने की, इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए डीड बनाई जाती है, वो अभी अभी मैंने बताया। क्योंकि इसके अंदर एक तो पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी गई होती हैं, तो कोई पार्टनर अपने राइट्स या ड्यूटीज से भाग नहीं सकता। और साथ में दूसरी इंपॉर्टेंस होती है कि डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड इट इज बीइंग इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो डीड रिटर्न में है तो उसके साथ जो डिस्प्यूट्स पड़ते हैं दो लोगों के बीच में, उन लोगों का डिस्प्यूट आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज रिटर्न में होती हैं, तो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता।
मगर ये डिजायरेबल है कि हम इसको बनाएं, बट इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज नॉट कंपलसरी। ये बात समझ में आ गई है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होती है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंप्लीमेंट हो जाता है वहीं पर, और सारे उसके जो क्लॉज होते हैं जिसके बारे में डीड में नहीं लिखे हैं, या डीड होने के बावजूद भी उसके अंदर नहीं लिखे हैं, या डीड है ही नहीं, तो भी वो सारी चीजें जो पार्टनरशिप एक्ट में जिसके बारे में कोई डिस्प्यूट ना पड़े उसमें मेंशन है, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझाई जाएंगी जिसके अंदर कोई भी क्लॉज डीड में नहीं लिखा होता या डीड नहीं होती, तब दोनों केस में। तो इंपॉर्टेंस तो आपने पढ़ लिया है, क्योंकि डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए ये बेसिकली बनाई जाती है और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट किया जाता है, और साथ में राइट्स ऑन ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द ईच पार्टनर बताई जाती है। तो उसके बाद बात आती है कि जो अगर डीड नहीं है या डीड में कुछ क्लॉज के बारे में मेंशन नहीं है, या उसमें डिस्प्यूट पड़ सकता है कि डीड में कुछ क्लेरिफाई नहीं कर रखा, तो क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट उस केस में इंप्लीमेंट हो जाएगा जिस समय पार्टनरशिप डीड या तो नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में उससे रिलेटेड कोई क्लॉज नहीं लिखी है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो इक्वली हो जाएंगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा तो ये भी नहीं दिया जाएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन एडवांस के बारे में, यानी कि लोन जो पार्टनर के द्वारा फर्म को दिया गया, पार्टनर के द्वारा फर्म को दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस लोन बाय पार्टनर्स, इसके ऊपर 6% पर एनम, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 6% पर एनम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? लोन पे, लोन बाय पार्टनर अगर दिया जाता है फर्म को तो उस पे 6% पर एनम वर्ड भी साथ में लिखना पड़ेगा, ये याद रखेंगे, नहीं तो इसके अंदर नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने पर एनम वर्ड नहीं लिखा। मगर ये ध्यान रखेंगे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर के लिए मतलब वो फर्म के लिए एक चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो फर्म के लिए चार्ज होता है। सर ये चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर फर्म को लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मगर दूसरा वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट है तभी वो पे किया जाएगा। मगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म के लिए एक चार्ज के रूप में काम करता है, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो बस इतनी छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपके जितने 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो सब चीजें ध्यान में रखेंगे। ये वाला जो ऑप्शंस है बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रख के कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी बातें सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। प्रोविजन इफ नो पार्टनरशिप डीड और नो क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ और क्लॉजेज हैं जो पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं मेंशन होती हैं या उससे रिलेटेड कोई क्लॉज नहीं लिखी गई होती है तो उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, कुछ और क्लॉजेज हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। कुछ क्लॉजेज हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर, यानी कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर लेते हैं तो एक माइनर को भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है। उसके अलावा अ पर्सन मे बी एडमिटेड as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with the agreement among the partners। और किसी भी पर्सन को माइनर के अलावा भी उसको भी पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर्स के कंसेंट से एडमिट किया जा सकता है, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जैसा भी कुछ मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली एडमिट किया जाएगा, ऐसा सेक्शन 31 कहता है। अब पार्टनर्स में रिटायर फ्रॉम द फर्म either with the consent of all the partners or in accordance with the agreement among the partners। और जो एक पार्टनर है
वो सारे पार्टनर्स के कंसर्न से ही रिटायर हो सकता है, या फिर कोई और एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में कहा गया है उसके कंसर्न से ही उसके लेवल पे ही वो रिटायर हो सकता है। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, उसको सारे पार्टनर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे कंसर्न करना पड़ेगा, तभी वो रिटायर हो सकता है। या फिर उनकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो रखा है ऑलरेडी कि कोई भी पार्टनर 3 महीने में रिटायर हो सकता है, या 4 महीने में, 3 साल में, 2 साल में, या उसको नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने का रिटायर होने से पहले। वो सारी बातें अगर लिखी हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर नोटिस देके से क्वेश्चन मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि वो 1 महीने का नोटिस देके रिटायर हो सकता है कोई भी पार्टनर। तो इस केस में पार्टनर 1 महीने का नोटिस देगा और वो रिटायरमेंट से पहले नोटिस देगा और वो पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है, ऐसा सेक्शन 32 में मेंशन है। उसके अलावा है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है मगर एक ऑप्शनल है। ये माना जाता है कि पार्टनरशिप का एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो काफी आसान हो जाता है, आगे डिस्प्यूट्स पड़ने के केस में सारी चीजें सिंपल हो जाती हैं, मगर इसका कंपल्सन नहीं है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सके एज पर सेक्शन 69। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि कोई भी पार्टनर की, एक भी किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, तो उस समय फर्म डिसॉल्व ही मानी जाएगी। ये बात क्लॉज नंबर सेक्शन 35 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके सेक्शन याद रखने की क्या जरूरत है सर? हाँ, आपकी क्लास के अंदर, क्लास 12 के अंदर इन सेक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, तो आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंस रखते नहीं है। वैसे अगर आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होता है, मगर इससे जुड़े हुए सवाल जो होते हैं, एग्जाम्पल इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आएंगे आपके लिए कि आपको कुछ सेक्शन बताया जाए कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट है, फर्म के अंदर प्रॉफिट है या लॉस है, तो दोनों केस में वो दिया जाएगा, मगर फर्म के अंदर सिर्फ प्रॉफिट है तभी एप्रोप्रिएशन बनेगा। यानी कि अगर फर्म को प्रॉफिट आ रहा है तभी वो बांटा जा सकता है। यानी कि अगर पार्टनर्स को दिया गया जो पैसा है वो चार्ज के रूप में भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन के रूप में भी हो सकता है। चार्ज का मतलब है कि ये कंपलसरी पेमेंट है, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो। और एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि फर्म को अगर प्रॉफिट है उसी केस में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को फिर भी ये देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बिजनेस चलाता है, अगर उसने कोई चीज अपनी फर्म ने शॉप किराए पे ले रखी है तो उसको रेंट पे ही करना पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। मगर अगर पार्टनर अपने फर्म से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ पैसा लेके जाएगा, वो तभी लेके जाएगा जब वो प्रॉफिट होगा, तभी उसको दिया जा सकता है प्रॉफिट का पार्ट, क्योंकि प्रॉफिट होगा ही नहीं तो प्रॉफिट मिलेगा कैसे? तो एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब प्रॉफिट फर्म को हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफली। अगर हम नेचर के बेसिस पर अलग डिफरेंशिएट करें चार्ज और एप्रोप्रिएशन को, तो चार्ज इज एन एक्सपेंस hence deducted from the revenues to determine net profit or loss of the year। यानी कि चार्ज का मतलब है इसको तो आपको P&L अकाउंट के अंदर, मतलब चार्ज बेसिकली P&L अकाउंट का पार्ट होता है और इसको आप डेबिट ही करेंगे एज एन एक्सपेंस। मगर एप्रोप्रिएशन जो होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स अंडर विच अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। यानी कि जो एप्रोप्रिएशन होता है वो डिफरेंट हेड्स के अंदर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, कमीशन के रूप में बांटा जा सकता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट के रूप में बांटा जा सकता है, मगर इन केस ऑफ प्रॉफिट ही होगा सिर्फ। और एप्रोप्रिएशन जो होता है उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पे करते हैं, मगर चार्ज को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू नहीं करते बल्कि P&L अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जो चार्ज जो है वो हमेशा
P&L अकाउंट के अंदर डेबिट होगा और एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। प्रायोरिटी का मतलब होता है इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कि जो अगर हमें प्रॉफिट आ भी गया तो उससे पहले जितना भी चार्ज है उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तभी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे, यानी कि उसके अंदर अवेलेबल होगा प्रॉफिट, तभी वो एप्रोप्रिएट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं जो पार्टनर्स को कंपलसरी जानी ही है, यानी कि रेंट अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रीमिसेस को ही रेंट आउट कर रखा है फर्म के लिए, तो उसको दिए जाने वाला लोन, उसको दिए जाने वाला रेंट, या पार्टनर ने फर्म को दिया गया जो लोन है उस पर दिया गया इंटरेस्ट जो होता है फर्म के लिए एक चार्ज के रूप में काम करता है। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, इस तरह की जो पेमेंट फर्म से जाती हैं वो एक चार्ज के रूप में जाती हैं। मगर फर्म के अंदर सैलरी के रूप में जो पैसा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पैसा होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के रूप में जो पैसा होगा, या प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में जो पैसा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन के रूप में ही जा सकती हैं, यानी कि इन केस ऑफ प्रॉफिट ही हम बांटेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे आपने क्लॉज के अंदर पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कुछ तो पार्टनरशिप एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है और पार्टनरशिप एक्ट में सैलरी तभी ही जाएगी। वैसे तो एक्ट में मना ही किया गया, मगर अगर अवेलेबिलिटी जो है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि उनको सैलरी देनी है, तो सैलरी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दी जा सकती है थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या कमीशन तभी दिया जा सकता है थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब फर्म के अंदर प्रॉफिट अवेलेबिलिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। तो आपको इससे जुड़े भी कोई ट्रांजेक्शन दी जा सकती है और आपको पूछा जा सकता है कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो आपको इस चीज के अंदर समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। तो थोड़ी सी और बातें समझते हैं कि इसके अंदर प्रैक्टिकली तो बातें हम धीरे धीरे समझेंगे, पर थियोरेटिकली बातें समझना जरूरी है, जिसके लिए आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस भी अब आपके कोर्स के कंटेंट के पार्ट हैं, तो इसलिए आप उनको जरूर से ध्यान से करेंगे। तो चलिए समझते हैं आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? बिल्कुल चार्ज किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि कितना चार्ज करना है तो उसके हिसाब से उसमें चार्ज किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि कितना चार्ज किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी कुछ मेंशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी मेंशन है वो है 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं मेंशन है तो उस केस में, अगर पार्टनरशिप डीड में 10% पर एनम मेंशन है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 10% पर एनम ही दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका नेचर क्या होता है? उसका नेचर होता है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मेंशन कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का इट इज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि ये मैंने आपको बताया है, तो इसलिए इसको गलती से भी अवॉइड ना करें कि भाई आपने इसको छोड़ दिया या आपको ध्यान नहीं रहा, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट बात एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट रखती है, बात यह है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि पार्टनर्स को दिया जाने वाला लोन एक चार्ज होता है, इसलिए वो P&L अकाउंट से ही चार्ज किया जाएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं चढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं चार्ज किया जाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ लोन अकाउंट के थ्रू चार्ज किया जाएगा। तो अगर हम पार्टनर्स के द्वारा जो लोन दिया जाता है फर्म को, उस पे अगर इंटरेस्ट लगाते हैं तो फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। बच्चे इसके अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, जबकि ये लोन अकाउंट में जाएगा। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट पार्टनर्स फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, तो वो P&L अकाउंट में जाके क्लोज कर दिया जाएगा अकाउंट। तो ये सारी बातें हम रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर से पूछ लें। ये वाली चीज कि हम इसकी एंट्री करते वक्त ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का लोन अकाउंट ही यहां पर मेंशन किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको?
हाँ सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात में कुछ गलती रह गई तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट गलत हो जाएगा। 1 नंबर के छोटे से क्वेश्चन में भी आ सकता है, या इससे रिलेटेड थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। उसको हम समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। मगर अब एक और बात है जो इस बार पेपर में आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो आएगा वो ये आएगा कि अगर हम, यानी कि पार्टनर को फर्म लोन दे देती है, अभी तक हमने बात करी थी कि फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है, मगर अगर फर्म ने पार्टनर को एडवांस दिया है या लोन दिया है, उस केस में उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा? उस पर लगेगा अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन है तो। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो उस पे लोन नहीं लगेगा। पार्टनरशिप एक्ट में इसके लिए कोई भी क्लॉज नहीं लिखा गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, यानी कि फर्म के द्वारा पार्टनर को अगर लोन दिया जाता है तो पार्टनरशिप डीड में उससे रिलेटेड कोई भी क्लॉज नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है और पार्टनरशिप एक्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखता। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन लोन गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस केस में हम इंटरेस्ट को चार्ज नहीं करेंगे। जो भी लोन फर्म ने दे रखा है पार्टनर को, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्लॉज नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है। मगर इससे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो पार्टनर है उसको लोन दिया गया है, इसलिए जो लोन है उस पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अगर फर्म को पार्टनर लोन देता है, फर्म को पार्टनर लोन देता है, तो उस केस में लोन अकाउंट इन्वॉल्व होता है, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है। मगर इन केस पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो उस केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार समझा रहा हूं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस केस में। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक इनकम का रूप, फर्म के लिए इनकम का रूप होगा, और वो P&L अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो फर्म के लिए एक इनकम होगी, और इस इनकम को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, और साथ साथ एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होगा, ये P&L अकाउंट के अंदर इसको डेबिट क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि उसको इनकम साइड में क्रेडिट किया जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूं कि अगर पार्टनर्स के द्वारा, फर्म के द्वारा पार्टनर को लोन दिया जाता है, उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो P&L अकाउंट के अंदर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, गिवन टू पार्टनर का नाम आ जाएगा, चाहे यहां पर क्रेडिट पार्ट में आएगा, यहां पर क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में नहीं आएगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, वो डेबिट का पार्ट होगा, वो डेबिट का पार्ट होगा। वो हमारे लिए एक खर्चा होता है फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, अगर ये जो लोन है अगर पार्टनर के द्वारा दिया जाता है तो उस पर देने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। मगर अगर फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है लोन तो उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए इनकम होगा, और इसका कैपिटल अकाउंट से लेना देना नहीं होता है। मगर अगर जो इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं, इनकम जो होती है फर्म के लिए, उसका कैपिटल अकाउंट से ही लेना देना होता है। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के लिए डेबिट किया जाएगा। समझ में आ गई ये बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस साल सन 2021 के एग्जामिनेशन में 101% पेपर में आएगा कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा। तो बच्चे नॉर्मली ये समझते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पढ़ लिया है तो ये वाला जो लोन है वो फर्म को दिया गया लोन है पार्टनर के द्वारा, उसी बारे में बात की जाती है। मगर ये हम जो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हमने बात करी इंटरेस्ट ऑन लोन
बाय द फर्म टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर को दिया गया जो लोन है फर्म के द्वारा उस पर लगाने वाला इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है और इसको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के थ्रू डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? वो करंट और कैपिटल अकाउंट लिखा है सर, करंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में भी हमने डिस्कस करना है, अभी देखते हैं, जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा वो मैं आपको करा दूंगा। वो आपको पता ही है कि हम जो कैपिटल अकाउंट होते हैं रेगुलर क्लासेस में आपने पढ़ा है, जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उसको कैपिटल और करंट मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू रखते हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब है कि आप दो अकाउंट रखेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रखते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर ने अपनी कोई शॉप या कोई अपनी प्रेमिसेस जो है वो आपको रेंट पे दे रखी है तो फर्म के लिए ये भी एक खर्चा है और ये पीएनएल अकाउंट के पार्ट पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर हमने फर्म ने इसको पेड किया है रेंट, नॉर्मल केस में जैसे नॉर्मल किसी आउटसाइडर को पे करते थे वैसे ही पे किया जाएगा, और नहीं पे किया है तो आउटस्टैंडिंग के रूप में दिखाई देगा, और फाइनली ये पीएनएल अकाउंट के रूप में चार्ज कर लिया जाएगा। नॉर्मल कोर्स में जैसे हम आउटसाइडर को देते हैं तो वहां पर हम पार्टनर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेंट जो होता है एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल कोर्स में आउटसाइडर के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वो पार्टनर को नहीं जाता तो किसी को भी जाता तो वो एक रेंट के रूप में या रेंट आउटस्टैंडिंग के रूप में अकाउंट में जैसे दिखाया जाता था वैसे ही दिखाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। तो बस ये सारी बातें भी हो गई हैं। एक और छोटे सा एक टॉपिक है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन जैसे आपने बाकी सब टॉपिक पढ़े हैं चार्ज के रूप में, ऐसे मैनेजर का कमीशन भी जो होता है वो एक चार्ज होता है। चार्ज क्यों होता है? बिकॉज जो मैनेजर होता है वो फर्म के लिए एक एम्प्लॉय होता है और जो उसको कमीशन जानी है वो एक चार्ज के रूप में फर्म देखेगा, और वो चार्ज के रूप में फर्म देखेगा और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो इसके बाद आपके पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब आपको सबको पता ही है कि ये हम बेसिकली बनाते किस लिए हैं? ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बेसिकली पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन पार्ट होता है। यानी कि पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद अगर प्रॉफिट अवेलेबल होता है तो उसको हम एप्रोप्रिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा एक इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या आता है। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो शुरू होता है नेट प्रॉफिट से, यानी कि जो प्रॉफिट आपका पीएनएल अकाउंट में आ रहा है उसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और अगर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के रूप में भी आपने कुछ पैसा चार्ज किया है पार्टनर्स के ऊपर तो वो भी यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। और पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी के रूप में या कमीशन के रूप में, ये सब पार्टनर्स को उनके जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी क्वेश्चन में उसका डाटा गिवन होता है उसके हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये प्रॉफिट दे दिया जाता है उसके कैपिटल और करंट अकाउंट जैसा भी केस हो। करंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझना बाकी है, हम उसको समझेंगे। अब एक बात और केस ये आ जाता है कि अगर आपके पास एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा है और अवेलेबल प्रॉफिट कम है। एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा है, मैं बात जो कह रहा हूं समझेंगे। अगर आपके पास एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन जो है वो ज्यादा करनी है, यानी कि पार्टनर्स को सैलरी के रूप में या कमीशन के रूप में कुछ अमाउंट जो जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जो अमाउंट जाना है, मगर अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो उससे कम है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम उन लोगों को अकाउंट हेड को छोड़ देंगे और सिर्फ उनके अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो उनको पैसा जाना है। किसी भी रेशो में जो पैसा जाना है उस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं। अगर मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, उनको
अवेलेबल प्रॉफिट है, अगर अवेलेबल प्रॉफिट मान लीजिए 40,000 का है, अवेलेबल प्रॉफिट है आपके पास, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी मिलाकर ए को जाना है 30,000 और बी को जाना है 20,000, तो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट 40,000 है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है 50,000 का। तो इस केस में आपका केस हो गया कि अवेलेबल प्रॉफिट जो है इट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन 50,000 की करनी है और अवेलेबल प्रॉफिट है 40,000 तक। तो इस केस में आपको 3:2 जो इनको प्रॉफिट जाना है, जो एप्रोप्रिएशन होना है 3:2 के रेशो में होना है। तो इस रेशो में, जिस रेशो में अमाउंट उनको जाना है, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन के रेशो में इनको ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दैट इज 3:2। यानी कि 40,000 को आप 3/2 और 3/5 और 2/5 के रेशो में बांट देंगे, यानी कि 24,000 और 16,000 में ये बढ़ जाएगा। चाहे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 हो, 5:2 हो या एनी अदर कोई भी हो, मगर आपको रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन के अंदर इस केस में बांटना होगा अवेलेबल प्रॉफिट को। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात हमें क्लियर हो गई। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, आप मुझे करके दिखाएंगे। जल्दी से फटाफट से मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करके बताएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन एक ये। तो चलिए क्वेश्चन है, सामने क्वेश्चन चल रहा है, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Ajay is non-working partner and contributes ₹20 lakh as its capital. Vijay is a working partner of the firm. The partnership deed provides the interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to every working partner at the rate of 8,000 per month. Profit before providing the interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2020 was 80,000. Show the distribution of profit. तो चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, फिर हम देखते हैं कि क्या आपको ये बात समझ में आई थी या नहीं। 3-4 मिनट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। तो चलिए आप स्टार्ट करें, मैं भी आपके साथ करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या आपको समझ में आया। अजय एंड विजय की 2 पार्टनर्स हैं, और अगर मैं बात करूँ 3:2, अजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर, 20 लाख कैपिटल लगा रखी है, और वर्किंग पार्टनर है विजय। पार्टनर डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अजय को 8% के हिसाब से 1,60,000 रुपए जाएगा। अजय को 1,60,000 रुपए जाएगा। शॉर्ट में हम इसको समझ रहे हैं, आप उसको करके दिखाएंगे फटाफट से। 1,60,000 रुपए अजय को जाएगा, राइट। और उसके बाद विजय की बात करें, एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर। विजय एक वर्किंग पार्टनर है और उसको 8,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 96,000 रुपीज उसको सैलरी के रूप में विजय को जाएगा। मगर प्रॉफिट जो अवेलेबल है, अवेलेबल प्रॉफिट 80,000 का, यानी कि शॉर्टफॉल है, अप्रोप्रिएशन ज्यादा का है और शॉर्टफॉल है 80,000 का अवेलेबल प्रॉफिट है। इसका मतलब इनकी जो रेशो हुई है वो 16:6 जा और 16:10 जा। तो 10:6 इनकी रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी कि 5:3 भी इसको बोल सकते हैं। इस रेशो में 80,000 रुपीज बढ़ जाएगा, दैट इज 50,000 एंड 30,000 रुपीज इन दोनों को जाएगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कोई भी सैलरी या कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से नहीं जाएगा, सिर्फ और सैलरी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू, जो भी केस हो उसके थ्रू ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए इसका सोल्यूशन समझा देते हैं। शॉर्ट में आपने समझ लिया था, तो सोल्यूशन के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का अवेलेबल है प्रॉफिट, और इसको जे कैपिटल अकाउंट और विजय कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट कर देगा 50,000 80,000, क्योंकि इनका जो अवेलेबल प्रॉफिट था वो था 80,000, और जो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन के हिसाब से टोटल 2,56,000 जाना था, इसके हिसाब से इनको अवेलेबल प्रॉफिट कम पड़ गया, तो इसलिए इनकी रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन जो 5:3 आपको दिखाई थी बनी हुई, उसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3-4 मिनट्स में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो चलिए इसके आगे की बातें हम करते हैं और समझते हैं कि इसमें और क्या होना बाकी है।